with another video of IGC. प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या कवर कर लिया था? एक्सरसाइज 4.5. वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.5 in our previous lecture. So today we are going to discuss another exercise which is 4.6. ठीक है, आज हम लोग 4.6 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं. कॉन्सेप्ट वही है डिस्क्रिमिनेंट का, बिकॉज क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ाया था और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका फॉर्मूला हुआ करता था बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी, ए और सी क्या होते हैं ये जनरल फॉर्म से पता चल जाता है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो कि जनरल फॉर्म होती है. यहाँ से हमें पता चल जाता है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है. तो यहाँ से हमें जनरल फॉर्म से बेटा पता चल जाता है ए बी सी के बारे में. और उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स भी बताता है. नेचर ऑफ रूट्स की अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने पर वो 0 से बड़ी आती है अगर, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं जिसको बोलते हैं रियल या डिफरेंट रूट्स होते हैं. अलग अलग. डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट. अगर डी की वैल्यू 0 आती है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं होते. और ये कंडीशन इस क्लास में नहीं है, 11th में पढ़ेंगे. तो एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखना. हम पढ़ने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.6. समझते हैं बेटा, ध्यान देना. एक्सरसाइज 4.6 पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है. हम फर्स्ट का केवल फर्स्ट पार्ट ही बताएंगे बेटा, बाकी बहुत सिंपल है. क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स बताना है. नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने कल ही आपको समझा दिया था कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का फंडा क्या है बेटा? अगर डिस्क्रिमिनेंट डी 0 से बड़ा आता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो रियल एंड इक्वल होते हैं. रियल एंड इक्वल दोनों ही केसेस में रियल होते हैं, बट एक में अलग अलग होते हैं, एक में रियल तो होते हैं लेकिन दोनों रूट्स बराबर होते हैं. रियल एंड इक्वल जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब कभी नेगेटिव मिलती है तो नो रियल रूट्स, वहां पर रियल रूट्स नहीं होते. नो रियल रूट्स. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. तो जैसे यहां पर ये आपका पहले का पहला है. ए क्या होगा? ए होगा 2. ए हो जाएगा 2. ए का काम कर रहा है 2. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, तो बी का काम कर रहा है -3. और सी कांस्टेंट जो हो गया -5. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. चाहे कैपिटल लिख दो चाहे स्मॉल लिख दो. मैंने बताया एक्चुअल में कैपिटल वहां पे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग जहां पर स्मॉल a और स्मॉल b ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहे हो ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो आपकी मर्जी है, आप चाहे कैपिटल यूज करो या स्मॉल. यहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्मॉल b की जगह -3 का होल स्क्वायर माइनस 4. a के प्लेस पर है 2, c के प्लेस पर है -5. तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 2 8 हो गया, 8 5 जा 40 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 40. ठीक है, तो 49 आया. 49 कैसा है? पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है. और 0 से बड़ा अगर डिस्क्रिमिनेंट आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया? देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, ऐसे पहले के सारे पार्ट कर लोगे. आगे बढ़ जाए. पहले का पहला पार्ट अभी यार बताया. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बताने के बाद अब आपको बाकी पार्ट खुद से करना है. दूसरा हो मतलब पहले के सारे पार्ट. अब हमने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया 4.6 एक्सरसाइज का. लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहां पर इस क्वेश्चन में आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. द पर्टिकुलर कंडीशन यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन. लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है. क्या दी हुई है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. आपको नेचर ऑफ रूट्स नहीं बताना है. नेचर ऑफ रूट्स वो खुद दे रहा है. वो नेचर ऑफ रूट्स आपको क्या दे रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं. तो आप जानते हो कि जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है. तो अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स
निकालना होता है तो हम खुद से डी की वैल्यू निकालते हैं, काय की, डी की, डिस्क्रिमिनेंट की, और फिर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं। बट जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ रूट्स दिया जाता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेकर चलते हैं। तो हमें बिकॉज यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है, तो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू 0 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी डिस्क्रिमिनेंट हम बोलेंगे बिकॉज, आप ऐसे बोलोगे बिकॉज वी हैव गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोलोगे बिकॉज हमें दिया हुआ है कि जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स में डी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो भैया आप डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac और इक्वल 0। डी की जगह मैंने डी का फॉर्मूला लिख दिया, b² - 4ac इक्वल 0। अब वैल्यू रखो b होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a होता है x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, k, तो a की जगह रखेंगे k, और c होता है कांस्टेंट है 1, तो c की जगह 1 और इक्वल 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 into 1 4 और k 4k इक्वल 0। सो दिस इंप्लाइज 16 इक्वल 4k, क्योंकि 4k वहां जाके पॉजिटिव हो गया, 4 अपॉन में आ जाएगा, तो 16/4 इक्वल k, क्योंकि ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 4, k की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे भी वही चीज है, रियल एंड हमने अब 8th पार्ट उठाया, क्योंकि पहला पार्ट बताया, फिर 7 पार्ट लगभग सब कर सकते हो, मैंने थोड़ा टफ वाला उठाया 8th बता दूंगा तो लगभग 10 तक सब कर लोगे, मतलब सेकंड के 10 पार्ट्स हो जाएंगे। तो देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, वही चीज रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो d बराबर बोलोगे 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या लेकर चलोगे 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो दिस इंप्लाइज b² - 4ac इक्वल क्या होगा 0। सो दिस इंप्लाइज b के प्लेस पर b होता है x का कोएफिशिएंट, मतलब x को छोड़कर बगल में जो भी है वो सब b है, तो x को छोड़कर देखो माइनस है, 2 है, -2 5 + 2k, ये पूरा b का काम करेगा, तो b की जगह पे हम लोग लिख देंगे -2 ब्रैकेट 5 + 2k और फिर ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस 4 लिखा है तो 4 लिख दो, 4 लिखा है तो 4, ac तो a होता है x² का कोएफिशिएंट, x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 ये 1 हो गया। फिर c होता है कांस्टेंट, तो ये रहा पूरा कांस्टेंट, 3 लिखोगे कांस्टेंट में 3 और क्या लिखोगे ब्रैकेट 7 + 10k और ऐसे ब्रैकेट लगा दो ताकि लगे पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह क्या लिखा 3 लिखा, 7 + 10k लिखा और इक्वल में चल रहा है 0 इक्वल 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे हम पढ़ेंगे जब दिस इंप्लाइज -2 है, ऊपर से लगा है स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 + 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 3 हो जाएगा 12, 4 3 12 और ब्रैकेट में 7 + 10k और इक्वल 0। सो दिस इंप्लाइज 4 एंड ब्रैकेट 4 के प्लेस पे 4 ब्रैकेट लगाया, अब 5 + 2k का लगाओ होल स्क्वायर, 5 + 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये a + b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग बोलो तो a² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2ab, तो 2ab 2 5 से 10 2 से 20k प्लस b² तो 2k का स्क्वायर यानी 4k² माइनस 12 7 जा 84 माइनस देन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 12 का 10 में 12 120k और इक्वल 0। सो दिस इंप्लाइज 4 ब्रैकेट 4 का इंटू करा लो, 4 का 25 में इंटू 100 प्लस 4 का 20 में 80k देन प्लस 4 का 4 में 16k² माइनस 84
-120k and equal 0. So this implies 16k square. Then 16k square. 16k square positive. 80k minus 120k. तो 80k minus 120k you will get minus 40k. minus 40k. 80 में से 120 माइनस होगा minus 40k. 100 minus 84 तो प्लस का 16 प्लस 16 इक्वल 0. फिर मैंने आपको सिखाया है सिंपल बनाने के लिए डिवाइड जा रहा हो तो डिवाइड दे दिया करो. डिवाइड सिंपल बना लो. तो मुझे लग रहा है 8 का डिवाइड पूरे में जा रहा है. 8 का डिवाइड पूरे में जा रहा है. 8 का डिवाइड जब 16 में दोगे तो बचेगा 2. 2k स्क्वायर माइनस 8 का डिवाइड यहां दोगे 5k. 8 का डिवाइड यहां दोगे क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू में 0. अब बस फैक्टर मैंने सिखाए थे ना फैक्टर. तो ये जो -5k है इसको तोड़ लेना. इसको तोड़ देना -4k और -k में हो जाएगा. माइनस का 5k है ना इसको तोड़ लेना -4k और -k में. कैसे तोड़ते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया. फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था ना इसी चैप्टर में. जो पहला लेक्चर था वहां पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बताया था. उसी से मैंने किया. सॉल्व कर लेना k के 2 आंसर आ जाएंगे. क्लियर. तो बेटा इक्वल रूट्स में क्या होता है फंडा एकदम क्लियर है. इसका एक आध पार्ट और देख लेते हैं. लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जब भी हमें रियल एंड इक्वल रूट्स दिया जाए तो हम वहां पर d की वैल्यू 0 लेकर चलते हैं और जिसकी भी वैल्यू पूछी है वो आ जाती है. समझ में आ गया. आगे बढ़े. अगला बेटा मैंने एक और पार्ट आपको इसलिए बता दिया थोड़ा सा अलग है. इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं बता रहा हूं. सेकंड का 10th पार्ट है ये 10th है. सेकंड के 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिए. फर्स्ट बता दिया 8th बता दिया. अब मैं 10th पार्ट क्यों बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये. देखो बेटा इसमें क्या है लिखा तो है ये लेकिन अब ये अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है. अच्छी फॉर्म कौन सी होती है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म कौन सी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मतलब सबसे पहले x स्क्वायर होना चाहिए फिर x होना चाहिए फिर कांस्टेंट होना चाहिए. यहाँ पर x स्क्वायर दो जगह है. ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है. यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है. तो ये अभी तमीज से नहीं लिखा है. सबसे पहले हम इसको तमीज से लिखेंगे. तमीज बोले तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे. तो क्या करेंगे देखना. दिस इंप्लाइज kx स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर. समझ में आया कुछ. kx स्क्वायर अपनी जगह पे है. ये जो 4x स्क्वायर यहाँ माइनस का है मैं इसको लेफ्ट में ले आया तो ये प्लस का हो गया. फिर प्लस kx अपनी जगह पर है. kx अपनी जगह है. kx माइनस का x जो दिख रहा था यहाँ मैं इसको लेफ्ट में ले आ रहा हूं तो ये प्लस का x हो जाएगा और फिर प्लस का 1 है. प्लस का 1 और इक्वल टू में 0. इक्वल टू में क्या है 0. आगे बढ़े. ठीक. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों में x स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर तो कॉमन लोगे. जब आप x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा k बचेगा प्लस 4 बचेगा और ब्रैकेट लगा के x स्क्वायर बाहर लिख दिया सीधे. ऐसे प्लस यहां x है यहां भी x है तो x तो कॉमन ले लोगे. क्या बचेगा k बचेगा फिर प्लस बचेगा k बचेगा फिर प्लस बचेगा. x कॉमन लोगे तो इस x की जगह 1 बचेगा 1 और ब्रैकेट के बाहर x और फिर प्लस का 1 इक्वल 0. अब ये देखो अब ये बढ़िया तमीज वाली फॉर्म में है. अब आप लगाओ वही चीज जो मैं आपको सिखाता हूं. अब कर लोगे. क्या होता है ये आपका a का काम करेगा ये आपका a का काम करेगा ये आपका b का काम करेगा और ये आपका c का काम करेगा. और डिस्क्रिमिनेंट क्या लेकर चलोगे 0. तो डिस्क्रिमिनेंट 0 क्योंकि रूट्स तो वही है रियल एंड इक्वल. और अभी दूसरा ही क्वेश्चन चल रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. b की जगह रखना k प्लस 1 तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4. a की जगह रखोगे k प्लस 4 तो k प्लस 4 और c कांस्टेंट की जगह 1 और इक्वल टू में 0. तो उम्मीद करता हूं बेटा अब ये इसको आप पुराने वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर ले जाओगे. तो आपका ये सेकंड का 10th पार्ट हो गया. फर्स्ट बता दिया मैंने. फर्स्ट के सारे पार्ट बता दिए मतलब एक बताया सारे हो जाएंगे. सेकंड में मैंने फर्स्ट पार्ट बताया 8th बताया देन 10th बताया. उसके बाद बाकी जो भी है वो आपको करोगे. आपको करना है. फोर्थ क्वेश्चन है एक. फर्स्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का. सेकंड हो गया और फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया. क्या तो सर फोर्थ का तो एक भी पार्ट नहीं बताया बेटा. फोर्थ वाला सेम टू सेम 2 वाले की तरह. जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम
सेकंड वाले की तरह। अगर आपको सेकंड वाला मैंने समझा दिया कि रियल एंड इक्वल रूट्स कभी भी दिया हो तो k की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये आपने सीख लिया पहले से कि अगर कभी भी हमें वैल्यू दी हुई हो काहे की, डिस्क्रिमिनेंट की, रियल एंड इक्वल, तो k की वैल्यू सेम। वैसे ही चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे का मैं एक भी पार्ट नहीं बताऊंगा। फर्स्ट हो गया इस एक्सरसाइज का, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, कौन सा लिखा है, नाइन्थ। अब मैं बताने जा रहा हूं नाइन्थ वाला क्वेश्चन। अब आपके मन में फिर एक विचार आ रहा होगा, क्या भाई इतना मतलब छोड़ छोड़ के पढ़ाओगे क्या, इसी बात का पैसा दिया है क्या तुम्हें मैंने, सोच रहे होगे ऐसा मन ही मन। लेकिन भाई ऐसा है ना, छोड़ नहीं रहा हूं, तो मेरी आदत तो जानते, वो चीज जो पहले सेम कॉन्सेप्ट की है पहले मैं वो पढ़ाता हूं, जो पूरी एक्सरसाइज में एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पहले मैं पूरी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जहां जहां आपको रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल दिखाई मिले या केवल इक्वल लिखा हुआ मिले। तो इससे क्या है, कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ होती है। जैसे मैंने सबसे पहले दिन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ाई, पहली एक्सरसाइज, वहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे की जाती है, रूट्स होते क्या हैं, जीरोस होते क्या हैं, वो चीज क्लियर करी। फिर मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाया था, तो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की क्लियर कर दी। फिर मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया, तो डिस्क्रिमिनेंट की मैंने 5वीं एक्सरसाइज आपकी क्लियर कर दी। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट में ही अंदर चल रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो इसलिए आज मैंने 6th एक्सरसाइज उठा ली। तो भाई कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो तुम्हें मैथ्स रटती जाएगी। और टाइम टू टाइम रिवीजन, किसी भी चीज का अगर तुम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम भूल जाओगे। इवनली अभी मन में सोच लो कि तुम्हारे परदादा का क्या नाम था, कई लोग याद ही नहीं होगा, मुझे ही याद नहीं है कि मेरे परदादा का क्या नाम था, ज्यादा से ज्यादा मुझे दादा याद है। परदादा क्यों नहीं याद है, क्योंकि उनका रिवीजन नहीं होता ना, उनके नेम का बार बार रिवीजन नहीं होता है। कोई पूछता है बताओ आपका नाम, बाप का नाम, आपका नाम पूछेगा, आपके फादर का नेम पूछेगा, मम्मी का, ज्यादा ज्यादा दादा दादी का, बस परदादा का क्या नाम था, परदादी। अगर लोग ये भी पूछने लगे और आपके वो डेली रूटीन में आने लगेगा तो आपको परदादा, पर स्क्वायर दादा, पर क्यूब दादा, पर क्यूब दादी, पर की पावर 4 दादी, सबके नेम याद होंगे। रीजन क्या है, जिस चीज का रिवीजन नहीं होता वो अपन भूलते जाते हैं। तो मैं तो देखो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद 4th पे आ गया, मैं 4th कंप्लीट कराने के बाद 5th पे आ जाऊंगा, 5th कंप्लीट कराने के बाद 6th पे आ जाऊंगा। क्या होता है, तुम रिवाइज कितना करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। मैं हर बार अपने बैच में कहता हूं, अगर मेरे बैच से बेटा 90 प्लस 45 या 50 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 95 प्लस भी मार्क्स लेकर आते हैं, तो उसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, उनका क्रेडिट है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहते हैं। जो बच्चा या जो बच्ची अगर टाइम पे रिवाइज करता है तो समझो उसी की बस पढ़ाई है सच्ची, बाकी किसी की पढ़ाई सच्ची नहीं है। यानी अगर आपको अपनी पढ़ाई ट्रू बनानी है, सच टाइप की बनानी है, तो टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया करो। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, एक दिन बैठ जाओ 1.2 से लेके 1.6 तक, फिर रिवाइज कर मारो। किसी भी संडे को पकड़ लो, पूरा फर्स्ट चैप्टर गया तो इस बार पूरा निपटा के छोड़ेंगे, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और 1.1 जो एक्सरसाइज है आपने नहीं कराई है भैया, वो सिलेबस से हट गई है। कई लोग पूछते हैं सिलेबस में ही नहीं है, मैंने बोला है उसको लेकर डाउट है, लेकिन वो सिलेबस से हट चुकी है। एंड टाइम पे होगा भी तो कोई मैं बता दूंगा, लेकिन सिलेबस से हट चुकी है। आप देखो ना सिलेबस में जाके सीबीएसई बोर्ड की साइट पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा सिलेबस से हट चुका है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं हटा है। यानी एचसीएफ आ सकता है, यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकालना आ सकता है, लेकिन पहली एक्सरसाइज नहीं आ सकती, क्योंकि वो पूरी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा सिलेबस से हट चुका है। आगे क्वेश्चन मैंने ये वही लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें क्या करना है बेटा, हमें के की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1x², फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1x² + 2k + 1x + 1 = 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो वही क्या, तो सर ऐसा क्वेश्चन तो अभी आपने बताया था, फिर क्यों बता रहे, क्योंकि आगे और भी चीज जुड़ी है ना, कि ऑल्सो फाइंड द रूट्स, उसने ये चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी। इसका क्या मतलब है, ये मैंने बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है, हमें k की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कौन सी दी है, ये, इसको उठाओ बेटा, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा लो जरा, 3k + 1 3k + 1 x², 3k + 1 x²।
प्लस का 2 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस का 2 ब्रैकेट k प्लस 1x, k प्लस 1 और x और प्लस और फिर प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, ये कुछ भी नहीं है, जो इक्वेशन थी उसको उठा लिया, 3k प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या दिया है, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लेकर चलते हैं, 0, तो आप लेकर चलो d इक्वल टू 0, क्योंकि लिखा है इक्वल रूट्स लिखा है, तो बेटा बिकॉज इक्वल रूट्स लिखा है इसलिए हम d की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल 0, वैल्यू रखो, तो b के प्लेस पर क्या लिखोगे, b के प्लेस पर ये x के बगल में 2k प्लस 1, तो 2 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a होता है x स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है, 3k प्लस 1, तो 3k प्लस 1 और c है 1 इक्वल 0, so this implies 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 लिखा है 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12k, 4 3 जा 12k और माइनस 4 का 1 में, सो माइनस 4 और इक्वल 0, सो दिस इंप्लाइज 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर में k स्क्वायर प्लस 1 की जगह 1 प्लस 2 का इंटू k में 2k, ठीक है, 2 का इंटू k में 2k, फिर माइनस का 12k और माइनस का 4 और इक्वल टू में 0। आगे बढ़े तो 4k स्क्वायर 4 का 1 में 4 का 2 में 8k माइनस 12k माइनस 4 और इक्वल टू 0, माइनस 4 और प्लस 4 खत्म, क्या बचा 4k स्क्वायर माइनस 8 माइनस 12, तो 8 माइनस 12, तो 8k माइनस 12k हो जाएगा माइनस का 4k और इक्वल टू में 0। आगे बढ़े बेटा, तो 4k स्क्वायर 4k में 4k ले लो कॉमन ब्रैकेट, ठीक है, 4k स्क्वायर और 4k में 4k कॉमन आ गया, क्योंकि 4 इसमें भी k इसमें भी, तो क्या बचा, एक k बचेगा, एक k ओनली 1k, क्योंकि 4 बाहर हो गया k बाहर हो गया, माइनस बचा माइनस, यहां पूरा 4k बाहर हो गया 1 बचेगा 1 और इक्वल टू में 0। क्या करते हैं, पहले 4k को 0 करेंगे, तो 4k इक्वल टू 0, ठीक है, तो 4k इक्वल टू अगर 0 होगा तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो k की वैल्यू 0, क्योंकि 4 अपॉन में चला जाएगा, तो 4k इक्वल 0, तो k की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही k माइनस 1 इक्वल 0, तो k माइनस 1 इक्वल 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k की वैल्यू 1, तो ये तो हो गया k की वैल्यू आ गई। उसके बाद कह रहा था ऑल्सो फाइंड द रूट्स, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो k की वैल्यू आती है बेटा उन वैल्यू को वापस इक्वेशन में रख दिया करो। तो इक्वेशन आपको क्या दी गई थी, इक्वेशन आपको दी गई थी ये देखना, 3k प्लस 1x स्क्वायर फिर प्लस 2k प्लस 1x, ठीक है ना, 3k प्लस 1x स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1x और प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। तो बेटा ये आपको इक्वेशन दी गई थी, आपका दो आंसर आए, तो पहले एक बता रहा हूं, k की जगह पहले क्या रखोगे 0, k की जगह 0 रखो, तो k इक्वल टू 0। जब आप k की जगह 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो 1x स्क्वायर लिखने से बेहतर है केवल x स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। k की जगह 0 रखोगे 0, तो 0 प्लस 1, k की जगह 0 प्लस 1 आएगा और 1 में 2 का इंटू होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2x और प्लस का 1 इक्वल 0, प्लस का 1 इक्वल टू 0। चलो भैया फैक्टराइजेशन कर दो, तो बीच वाले को हम x और x में तोड़ देंगे। फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया है, मैं पहले भी सिखा चुका हूं, उसी तरीके से कर रहा हूं, बीच वाले को तोड़ा जाता है, तो मैं 2 को तोड़ रहा हूं 1 और 1 में, तो 1 और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, केवल x x लिख दो, यानी x स्क्वायर प्लस ये जैसे 2x है तो मैं इसको तोड़ रहा हूं x प्लस x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो 2x देखा था मैंने 2x को लिख दिया x प्लस x। अब x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा, x
x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1, क्योंकि x स्क्वायर और x में आपने x ले लिया कॉमन, एक x बचा, यहाँ 1 बचा। इस x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन मत लो, 1 ले लो, क्योंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन निकाल देते हैं, तो प्लस का 1, यानी एक तरीके से शोबाजी समझ लो कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम लोग वहां 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x का x रहेगा, 1 का 1 रहेगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल 0। सो दिस इंप्लाइज x प्लस 1, x प्लस 1, देखो इसमें भी है x प्लस 1, इसमें भी है x प्लस 1, तो अब x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब आपका x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, ठीक है, और इक्वल 0। अब आप x प्लस 1 को 0 कराओ, जब आप x प्लस 1 को 0 कराओगे, x प्लस 1 को 0 कराओगे तो आपको x का आंसर मिलेगा -1। यहां से भी जब x प्लस 1 को 0 कराओगे तो x का आंसर मिलेगा -1। अब तुम्हारा फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा कि देखो इक्वल रूट्स आते हैं, -1, इसलिए वो बोलता है कि इक्वल रूट्स। तो अब दूसरा एक केस और बचा, k की वैल्यू क्या लेनी है 1, वो तुम करोगे, k की जगह 1 रख के फिर चालू हो जाना फैक्टराइजेशन, तो फिर आंसर आ जाएगा। जैसा 9वां था वैसे ही 10वां है, 10वां आपको लगाना है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको 9वां बताया, मैंने बोला 10वां आपको करना है और 14 भी आप ही को करना है। 9th मैंने बताया, 10th आपको करना है, 14 भी आपको करना है, क्योंकि जैसा 9th है वैसा 10th है वैसा ही 14 है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं 11th जैसा ही 12 है और 13 है, बात समझ में आ गई। तो 11 में बताऊंगा तो मेरा अगला स्टेटमेंट क्या होगा, तुम बोलोगे सर 12 और 13 हम लोगों को करना है, बिल्कुल वही मैं बोलने वाला था कि 11 मैं बता रहा हूँ, 12 और 13 आप लोगों को करना है। तो फाइनली इस तरीके से आप देखोगे कि आज एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन हो गए 4.6 के, पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। फिर आप आओ तो 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, जो बचेंगे वो कल देखेंगे। फिर मतलब इस कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज को। हम देखो नंबरिंग से नहीं बताते हैं, हम बताते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लो, जो अलग हैं उनको अलग से लो, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो क्या है -5 क्या है, इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना पहले पढ़ो, -5 दिया है, -5 क्या है, रूट है। रूट मतलब क्या होता है, जीरोस, मतलब सॉल्यूशन। रूट एक ही बात होती है, जीरोस एक ही बात होती है, सॉल्यूशन एक ही बात होती है। ये सब एक ही चीज के सिनोनिम्स टाइप के हैं कि उसी को रूट बोलते हैं, उसी को जीरोस बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक तरीके से -5 एक सॉल्यूशन है, किसका, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो, उठाओ बेटा, इसको उठाओ 2x स्क्वायर प्लस का px और माइनस का 15 और इक्वल 0, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है, यानी सॉल्यूशन बोले तो रूट कौन है, -5। तो इस -5 को तुम x की जगह रख सकते हो, क्योंकि कभी भी अगर तुम्हें किसी इक्वेशन का रूट दिया जाता है या सॉल्यूशन दिया जाता है तो तुम उसे x की जगह रखते हो। तो x की जगह रख दो, तो x बोले तो वेरिएबल की जगह रखते हो। अगर y वेरिएबल है तो y की जगह रखोगे, z दिया है तो z की जगह रखोगे, वेरिएबल पे रखते हो। यहाँ वेरिएबल x है तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा, -5। तो 2x की जगह -5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर p लिखा है तो p लिख दो, फिर लिखा है x तो x की जगह लिखोगे -5 -15 और इक्वल टू 0। तो 2 और फिर ब्रैकेट, 2 और ब्रैकेट -5 का जो स्क्वायर होगा, -5 का स्क्वायर वो होगा 25, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 5 का इंटू p में तो 5p और -15 और इक्वल 0। 25 2 से 50 माइनस 5p -15 और इक्वल 0। 50 में 15 चला गया, 35 बचेगा। 50 में 15 चला गया, 35। और ये जो 5p है ये वहां ले गए, पॉजिटिव हो गया 5p। 5 से कैंसिल, 7 बार, तो p की वैल्यू आ गई 7।
पी की वैल्यू निकाल, मतलब आ गई, हमने तो अपना कॉन्सेप्ट लगाया, आगे पढ़ रहे हैं, अभी हमने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बस हमने कितना पढ़ा था कि भैया -5 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो हमने x की जगह रख दिया जिससे हमें p की वैल्यू मिल गई। आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा एक और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बेटा, ये दी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स जो है वो इक्वल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी निकाल लो जरा, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखोगे, p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट बंद प्लस k इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में जो p लिखा है, p, जब हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, p की वैल्यू 7 है, तो क्यों ना यहां रख दिया जाए p की जगह, तो p की जगह 7 x स्क्वायर प्लस x और प्लस k इक्वल 0 इंटू करो, तो 7 का x स्क्वायर में तो 7x स्क्वायर, 7 का x में तो 7x और फिर प्लस का k इक्वल 0। तो ये आपकी एक क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल। ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बता रहा है इसके बारे में, हैज इक्वल रूट्स। तो अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0, क्योंकि रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, तो d की वैल्यू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। सो दिस इंप्लाइज b, x के बगल वाला 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a का भी काम कर रहा है 7, और c हो गया k और इक्वल टू 0, कांस्टेंट k है, k लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 इक्वल 49 इक्वल क्यों लगाए, ये सब वहां ले जा रहे हैं, माइनस के है ना, माइनस के वहां जाके प्लस के हो जाएंगे, 4 7 जब 28 k, 28 k, अब 28 अपॉन में आएगा तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 49 अपॉन 28, तो 49 अपॉन 28 इक्वल में क्या बचेगा k, 49 अपॉन 28, 49 अपॉन में 28 और इक्वल में k, 7 से काट दो तो 7 और ये 4 बार, तो k का आंसर आ गया 7/4, ये k का आंसर आ गया, k का आंसर कितना हो गया 7/4 आंसर हो गया। अब जैसा मैंने 11 बताया वैसा 12 वैसा 13। तो बेटा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, सब कमेंट करते रहा करो कि हाँ सर आ रहा है, तो मेरा भी थोड़ा मजा आता रहेगा, मैं भी और अच्छे से पढ़ाया करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।